जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो आज का जो करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है उसका नाम है स्क्रैम जेट। तो दोस्तों, स्क्रैम जेट की बात करेंगे तो हल्का सा जानेंगे कि इसको लॉन्च किसने किया, इसका प्रदर्शन किसने किया। तो उसका नाम है DRDL। अभी तक हमने पढ़ा है DRDO, है ना, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन। हमने ओ पढ़ा था, लेकिन यहां एल है। एल का मतलब हो गया लैब। क्या हो गया? लैब मतलब प्रयोगशाला। ठीक है, बात कर लेंगे बाद में, हल्का सा पहले जानते हैं। DRDL ने 120 सेकंड के लिए एक्टिव कोल्डेड स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट का सफलता से प्रदर्शन किया। तो आप देख रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछे स्क्रैम जेट इंजन का सफलता से प्रदर्शन किसने किया, सफलता से इसको लॉन्च किसने किया, तो हम बता रहे होंगे DRDL। तो वहां हमें DRDO नहीं बताना है, DRDL पे टिक लगाना है। ठीक है, 120 सेकंड के लिए ये चलाया गया, लगभग 2 मिनट के लिए। आगे बात करें, ये DRDL क्या है? DRDL क्या है तो जाने इसको। ये DRDO की एक इकाई है, भाग है, उसी के अंदर आता है। किसके अंदर? DRDO की इकाई है, रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला। तो याद रखना है, बस इसमें इतना अंतर हो जाएगा, एल से हो जाएगा प्रयोगशाला। ठीक, और कहां पर स्थित होगी? तो जिस प्रकार से DRDO स्थित है उसी प्रकार से ये हैदराबाद में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहां पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक, चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन। स्वास्थ्य की बात है, और स्वास्थ्य की बात है वो भी किसकी? जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। और यह आयोजन कब किया गया तो आप याद रखेंगे 20 जनवरी 2025 को दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली में ये किस अभियान के तहत किया गया तो आप देखिए, धरती आबा, है ना, प्रकृति के जो ये बड़े ही फेमस व्यक्ति रहे, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। तो हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 किस अभियान के तहत शुरू किया गया था? तो हम बता रहे होंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। ठीक है, चलिए, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है संजय सिस्टम। एक व्यक्ति का नाम है संजय और उसी के नाम से हो गया संजय सिस्टम। ये संजय सिस्टम किसने शुरू किया? तो हम बता रहे होंगे उनको रक्षा मंत्रालय। क्या बताएंगे? रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय ने ये संजय सिस्टम क्यों शुरू किया है? तो ये थल सेना की निगरानी एवं टोही सेना को बढ़ाने के लिए संजय सिस्टम शुरू किया गया। तो ये जो सिस्टम है वो थल सेना की सुरक्षा भी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने उद्घाटन में संबोधन किया। किसने किया? केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने क्या किया है? उद्घाटन में इसको संबोधित किया है कि 2025 का जो वर्ष रहेगा वो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो स्टैटिक की क्लास बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में घोषणा की कि 2025 को ICY मनाया जाएगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा। आगे बात करेंगे, इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम थी सहकारिताएं बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। तो याद रखेंगे, सहकारिताएं क्या करती हैं? बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। दोस्तों, ये आपको लाइन नहीं दिख रही होगी नीचे वाली, है ना, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, अभी आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। चलिए,
तो मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूं। ये आपको 4-5 पॉइंट बोले मैंने। स्क्रैमजेट, डीआरडीएल। डीआरडीएल कहां पर है आप देख रहे होंगे, हैदराबाद में। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन कहां पे हुआ, नई दिल्ली, 20 जनवरी को हुआ है। संजय सिस्टम किसने शुरू किया, रक्षा मंत्रालय ने किया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का जो रहा थीम वो किसने शुरू किया था, तो वो बताया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में अनाउंसमेंट कर दिया कि 2025 में हम क्या बनाएंगे, ICY मनाएंगे। नेक्स्ट, इसकी थीम अभी आपको ऊपर लिखाएगी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की जो थीम रही उस थीम को आप लोग लिख लीजिए, सहकारिताएं बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। ये किसकी थीम है, ये अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम है। नीचे लिखा हुआ था लेकिन वो दिख नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट होने के बाद हम कुछ और पॉइंटों को पढ़ेंगे, समझेंगे करंट अफेयर्स में कि जनवरी में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो प्लास्टिक उत्सर्जन के मामले में भारत पहले स्थान पर आ गया है। एक पत्रिका है, उस पत्रिका के माध्यम से यह पता चला है कि भारत प्लास्टिक उत्सर्जन के मामले में पहले नंबर पर है ना। तो किस प्रकार से दूसरे देश हम लोगों पर, हमारे देश पर इतना ब्लेम लगा देते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं देखते कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, चलिए तो डालिए हेडिंग, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। इसको बात करें तो GPAP बोलते हैं, GPAP। ठीक है, ग्लोबल, आप जानते हैं ग्लोबल मतलब, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इसमें अभी नए 7 सदस्य जुड़े हैं और टोटल वर्तमान में इसमें 25 सदस्य हैं। तो लिखेंगे इसमें नए 7 सदस्य जुड़े। इसमें नए 7 सदस्य जुड़े हैं और कौन कौन से हैं, तो पहला है अंगोला, उनके नाम लिख लीजिए, अंगोला, अंगोलो हो गया है, अंगोला। आगे बात करेंगे बांग्लादेश, इनको मेरे साथ साथ लिख लीजिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ गैबोन, गैबोन, गैबोन के साथ है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। नेक्स्ट आप लिखेंगे केन्या, केन्या। नेक्स्ट है सेनेगल, सेनेगल। और नेक्स्ट होगा तंजानिया, तंजानिया। तो दोस्तों, ये ऊपर 4 और नीचे 3, कुल मिलाकर 7 सदस्य जुड़े हैं GPAP, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। तो देखिए कौन कौन से, अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल, तंजानिया। एक बार दोबारा देख लीजिए, अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया, 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपको बताए 25 है। तो लिखिए इसको, वर्तमान में वर्तमान में 25 देश सदस्य हैं, 25 देश सदस्य हैं। और ये कब शुरू किया गया था, तो इसे
2018 में, इसे 2018 में विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया। विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया। ठीक है, याद रखना है विश्व आर्थिक मंच ने इसको लॉन्च किया हुआ है। आगे बात करें क्या भारत भी इसमें है, तो हां भारत इसमें है। और भारत का कौन सा राज्य, तो भारत का महाराष्ट्र राज्य इसमें शामिल किया गया है। तो इसको लिख लेंगे, भारत का महाराष्ट्र राज्य विशेष रूप से शामिल किया गया। ठीक है, तो हमें याद रखना है महाराष्ट्र जो है वो विशेष रूप से शामिल कर लिया गया है। और भारत को क्या बता दिया, भारत को बता दिया कि ये प्लास्टिक उत्सर्जन करने में पहले स्थान पर है। तो लिखेंगे इसको, नेचर पत्रिका, नेचर पत्रिका में भारत 2024 में, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बन गया। ठीक है, तो भारत को बताया इन्होंने कि भारत दुनिया का प्लास्टिक उत्सर्जक करने में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, जिसमें 7 नए सदस्य जोड़े गए। इन सदस्यों को जरूर याद करना। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हम लिखेंगे, आप लोग लिखिए उस टॉपिक को, अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट में लिखता हूं, जरा सुनना। लिखेंगे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है क्या, तो अभी बात कर लेंगे। लेकिन इन्होंने अपना छठा जो निदेशालय है, छठा कार्यालय है, वो कहां पर बनाया, तो छठा कार्यालय वाराणसी में बनाया है। तो केवल एक पॉइंट ही हमें इसमें लिखना है, इसने अपना छठा नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को बनाया। नया छठा क्षेत्रीय कार्यालय किसको बनाया, वाराणसी को बनाया। तो दोस्तों ये रहा आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, जैसे हमारा NH होता है, नेशनल हाईवे है ना, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, वैसे ही ये जलमार्ग है। ठीक है, चलो तो यहां से नीचे का आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर इसको मिटाता हूं। डाला हेडिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल।
देखिए सुपर मैसिव, पहले बात कर लेते हैं ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल आप जानते ही हैं, ठीक है, हमने ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ा है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाके देखिए। तो सुपर मैसिव की बात करें तो ये अभी वर्तमान में ही नया खोजा गया है नासा के द्वारा। तो याद रखना है हमें कि सुपर मैसिव कब खोजा गया है, 2025 में खोजा गया है, जनवरी माह में, और नासा के द्वारा। तो ये लिखेंगे इसको, इसे नासा ने खोजा, इसे नासा ने खोजा, जिसका नाम है LID 568, LID 568, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे दिया है, तो आप याद रखेंगे, नाम दे दिया है LID 568, ठीक है। नाम क्या दे दिया, LID 568। और ये हमें काफी कुछ जानकारी देगा कि तारे और किस प्रकार से ब्लैक होल के चारों ओर घूमेंगे, है ना, और अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो वो सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। लेकिन हमें इतना, आपका एक वन लाइनर ही पॉइंट है जिसको याद रखना है, सुपर मैसिव खोजा गया है, नाम याद रखेंगे सुपर मैसिव, और जिसका नाम है LID 568, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा जूट की फसल। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। जूट की फसल। तो देखिए अभी कैबिनेट ने शुरू क्या किया, कैबिनेट ने जूट का जो MSP था उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहां पे फायदा हुआ है। और आप जानते हैं जूट की फसल सबसे ज्यादा कहां होती है, तो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में। तो लिखना शुरू करेंगे, कैबिनेट ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कैबिनेट ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य 6% से बढ़ाकर 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5,650 रुपए, 5,650 रुपए प्रति कुंटल, 5,650 रुपए प्रति कुंटल कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है कितना बढ़ा दिया है, 6% था पहले, और कैबिनेट ने इसको बढ़ा दिया कितना, 5,650 रुपए प्रति कुंटल। बात करेंगे कि जूट को और क्या बोलते हैं, तो इसे भारत के स्वर्णिम रेशे के नाम से जानते हैं। इसे भारत के स्वर्णिम रेशे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भारत के स्वर्णिम रेशे के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी फसल है, तो ये फसल जो है खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन भारत में होता है तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत का 50% से, भारत का 50% से अधिक जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। तो ये रहा
जूट की फसल अभी 5,650 रुपए प्रति कुंटल कर दिया, पहले 6% था। तो इसको ही हमें याद रखना है और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025। अभी संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 की घोषणा की और इस घोषणा में यह तय किया गया कि 2025 में हम लोग इंटरनेशनल ग्लेशियर संरक्षण वर्ष को मनाएंगे। ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों लिखना शुरू करें इसको। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट इसको याद रखना है, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। मैंने ग्लेशियर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है 21 मार्च। ये जो क्वेश्चन है 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि दिवस जरूर एग्जाम में पूछते हैं, हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं, और करंट का जो दिवस होता है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए किलिंग कर्व, अगला पॉइंट लिखो, कीलिंग कर्व। चलिए ये कीलिंग कर्व क्या है तो हल्का सा जानते हैं। कीलिंग कर्व एक तरह से ग्राफ है ना, और इस ग्राफ से यह मालूम पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ रही है। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी बढ़ी, तो ध्यान देंगे 2024 में यह कहा गया कीलिंग कर्व को भी पार कर गई। जैसे आपने ग्राफ देखे होंगे, है ना, ग्राफ। अब ग्राफ में ये बढ़ा, ऐसे ये बढ़ती है, ठीक है, डाउन भी होता है कोई चीज। लेकिन इस बार 2025 में किलिंग कर्व से हमें यह मालूम पड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कर्व को ही पार कर गई, कर्व को ही उसने क्रॉस कर दिया। यह किस कारण हुआ? तो अभी आपने देखा कि जंगलों में जो आग लगी है ना, उसके कारण, और दूसरा कारण तो हम जानते ही हैं, दूसरा रीजन सबसे बड़ा है कि मानव के द्वारा। तो मानव, हम लोग जो हैं वो सब कितना पॉल्यूशन करते हैं, तो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड 2024 में सबसे ज्यादा बढ़ी। तो इसको लिखना शुरू करेंगे। इसकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, इसकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, इसकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर
वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पर पहुंच गया। स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, स्तर का मतलब हो गया बिल्कुल पार हो गया, छू गया है उसको। ठीक है, ये बताया आपको। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करें यह CO2 की मात्रा CO2 की मात्रा बताने वाला ग्राफ है। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो हम बता रहे होंगे यह CO2 की मात्रा बताने वाला ग्राफ है। इसमें CO2 पार्ट्स पर मिलियन। तो याद रखेंगे जो CO2 की मात्रा बताई जाती है वो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CO2 की मात्रा को किस प्रकार से मापते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी, तो बताएंगे पार्ट्स पर मिलियन उसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए तो हमें सबको पता है ये 2014 में शुरू किया गया था और इसमें बच्चियों के लिए जो जिन बच्चियों का जन्म हुआ है उन बच्चियों के लिए खाते खुलवाए गए थे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो इसकी आज जनवरी में 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और 10 वर्ष होने के साथ साथ लगभग 4 करोड़ से ऊपर खाते खुले और इन खातों का जो पैसा रहेगा वो उनके 18 साल के बाद वो निकाल सकते हैं, उनके भविष्य में काम आएंगे, उनके शादी ब्याह में भी काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी। तो दोस्तों लिखें इसको, इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। अब तक 4.1 करोड़ खाते खोले गए। तो याद रखेंगे कितने खाते खोले गए, 4.1 करोड़ खाते खोले गए। और यह किस योजना के तहत शुरू हुई थी, तो यह जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू हुआ था। इसमें जो ब्याज दर मिलती है वो है 8.2%। साल में 1.5 लाख रुपए
जमा किए जा सकते हैं। चलिए, तो हल्की सी और बात कर लेंगे कि देखिए ब्याज दर जो है, ब्याज दर हमें याद रखना है 8.2% मिलता है। अगर 100 रुपए जमा करेंगे तो 100 रुपए का 8.2 है ना, 100 रुपए से 8.2 रुपए हमें मिल जाएंगे ब्याज के रूप में। तो ब्याज भी अच्छी खासी मिलती है इसमें। और साल में हम कितना जमा कर सकते हैं, तो साल तक 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करेंगे, केवल इतनी ही सीमा है। और हमें पता है सबको कि ये 18 साल के बाद ही हम इसमें से क्या कर सकते हैं, बच्चियों के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बच्चियों के काम आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स का लास्ट टॉपिक, और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए जोश और नई गुड मॉर्निंग के साथ। तो लगातार मेहनत करते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।